नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी एंड हेड नेक सर्जरी, जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल, पटना। आज हम जुवेनाइल नेजल एंजियोफाइब्रोमा, एक अलग तरह का नाक का ट्यूमर होता है जो बढ़ते हुए बच्चों के बीच में पाया जाता है। इसमें नाक से लगातार खून आने की शिकायत, चेहरे में दर्द, गले में दर्द, खाने में दिक्कतें होती हैं। इन सभी दिक्कतों के साथ पेशेंट काफ़ी परेशान रहते हैं। हमारे दो पेशेंट, मास्टर हर्ष और मास्टर इम्तियाज अली, आज ये दोनों पेशेंट जो हमारे पुराने पेशेंट जिनका हमने यहाँ पे सर्जरी करके ठीक किया है, इनको आज ओपीडी में बुलाया गया था, इनको देखा है और बहुत खुशी है कि आज ये दोनों पेशेंट हमारे बहुत अच्छे से रिकवर किए हैं। तो आइए आज हम मास्टर हर्ष और उनकी माताजी हैं, इनसे मिलेंगे, और मास्टर इम्तियाज अली और उनके अटेंडेंट आए हुए हैं, पेरेंट हैं, उनसे हम मिलेंगे। तो आप मास्टर हर्ष की माताजी, नमस्कार, और आप बताएंगे कि इस ट्यूमर के बारे में, इस नेजल एंजियोफाइब्रोमा के बारे में, जो आपको कब पता चला और इसकी बीमारी से लेकर के आपने कैसे कैसे क्या झेला है और कैसे इलाज करवाया है। ब्लीडिंग वगैरह के बारे में हमको 2 साल पहले पता चला होंगे। अचानक से एक साथ ब्लीडिंग होने लगा, तो ब्लीडिंग होने लगा तो हमको डॉक्टर को दिखाना पड़ा कि अच्छा बहुत सारा होने लगा, तो ईएनटी के डॉक्टर को दिखाया। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह बताए, वो कराए, फिर दवाई चलाई हमने, बट इतना क्या कभी दूरबीन से नाक को देखा गया था? उसमें क्या कुछ ट्यूमर वगैरह दिखा था? हाँ, उन्होंने बताया था। कोई सीटी स्कैन वगैरह कुछ हुआ था? वो भी हुआ था। तो उससे ये अंदाजा लगा था क्या कि ये अलग तरह का ट्यूमर है? ये तो उसकी सर्जरी के बारे में फिर कुछ प्लान किया आप लोगों ने? हाँ। तो इस तरह आप लोग अलग अलग जगह, अलग अलग हॉस्पिटल से घूमते हुए आप मेदांता हॉस्पिटल आए थे जी, और यहाँ पे आपकी फिर सर्जरी की गई। बच्चे का अभी सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक लग रहा है आपको? जी, बहुत फायदा है। क्या दोबारा सर्जरी के बाद कोई ब्लीडिंग हुई है नाक से? जी नहीं। हम अभी मास्टर इम्तियाज अली, और आप इनके चाचा लगते हो? भाई लगते हैं। सो आप अपना नाम बताएं। अफजल इमाम। और आप हमारे इम्तियाज अली बहुत ही प्यारे पेशेंट हैं और शुरू से ये मेरे दिल के बहुत करीब रहे हैं। ये छोटा बच्चा बहुत स्ट्रांग है और हम जानना चाहेंगे आपके मुंह से कि इम्तियाज अली कैसे कैसे क्या झेला है इस बीमारी को लेकर के। सर, आज से 6 महीना पहले जब इसको भोर में 4 बजे जब नाक से ब्लीडिंग आए, तो हमने एक लोकल डॉक्टर से दिखाया, तो इंजेक्शन वगैरह दिए तो ठीक हो गया। लेकिन जब सुबह हुआ तो मैंने एक फिजिशियन डॉक्टर से दिखाया, कुछ सारा जांच किए, लेकिन कुछ नहीं उसमें निकला। एक वक्तिया दावा चलाएं जिसमें वो 1-1.5 महीना ठीक रहा। 1-1.5 महीने के बाद फिर वो भोर में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो फिर हमने फिर दूसरा डॉक्टर से दिखाया, फिजिशियन से। मतलब इसी तरह से मैंने 3-4 फिजिशियन से दिखाया, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं कि हाँ आप एक ईएनटी के डॉक्टर से मिलिए। क्या ब्लीडिंग जब होता था तो बहुत ज्यादा होता था? जी हाँ, ब्लीडिंग जब होता था तो नाक और मुंह दोनों से आता था। दबा करके बैठने से या किसी दवाई से कंट्रोल हो नहीं पाता था? शुरू में तो दवा से कंट्रोल हो जाता था, लेकिन उसके बाद 3-4 महीने के बाद जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो दवा से भी कंट्रोल, इंजेक्शन वगैरह से भी कंट्रोल नहीं होता था। तो मैंने फिर किसी से राय लिया, तो फिर एक पटना में डॉक्टर बताएं। तो एक डॉक्टर हैं पटना में कंकड़ेबाग में, तो उनसे जब मिले तो बताएं, तो वो दूरबीन से देखी तो बताएं कि ट्यूमर है और ये बहुत खतरनाक ट्यूमर है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ऑपरेशन के लिए सोचा। तो मैंने जब घर में सब बात बताया तो बोले कि ठीक है, कोलकाता जाएंगे लेके। जब इसको लेके जाने लगे कोलकाता में, तो इसको ट्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो मैंने कोलकाता जाना होल्ड कर दिया और गया में रुक गए। और इसको गया में मतलब फ्राइडे के रात को ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ और संडे तक इसको ब्लीडिंग होते रहा। और उसके बाद वहाँ गया से 12 बजे रात को स्कॉर्पियो ठीक करके मैं फिर पटना आया। पटना एक डॉक्टर के यहाँ और भर्ती हुए, लेकिन वहाँ भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो यहाँ कोई मेरे परिवार रहते हैं, उनसे बातचीत हुई तो बताएं मेदांता के बारे में। तो मैं वहाँ से फ़ौरन मेदांता आए और आपसे दिखाए और ऑपरेशन हुआ। और इम्तियाज, आज मेरा भाई छोटा है जो, आज बिल्कुल ठीक है, किसी तरह का ब्लीडिंग नहीं, किसी तरह का दिक्कत नहीं।
आज बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। सो मैम, हर्ष के बारे में, इसकी बीमारी के बारे में आप बताएं कि इसकी जर्नी कैसी रही, कैसे कैसे इन्होंने अलग अलग जगह दिखा करके, और जैसे इन्होंने बताया आप कुछ एक्सप्लेन करें इसके पेशेंट और इसकी बीमारी के बारे में। ये इसका भी वही था, काफी ब्लीडिंग वगैरह होती थी। शुरू में तो थोड़ा दवा से ठीक भी हुआ, हमने फिर कई डॉक्टरों को दिखाया, बट टेस्ट वगैरह होने के बाद उन्होंने बोला कि आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, दवा से ये ठीक नहीं होगा। फिर हमारी फ्रेंड सर्कल में बताया कि आप मेदांता में जाइए, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं। फिर हम यहाँ आए, फिर हमने यहाँ चेकअप वगैरह कराया, आपसे फिर दिखाया, फिर हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि आपसे अच्छा कोई और कर नहीं सकता है। थोड़ी घबराहट सी होती है ना, बच्चा है तो बच्चे को लेके थोड़ा हो जाता है, तो आपसे कराए, अच्छा रहा। अब उसके बाद फिर प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, ऑपरेशन के बाद काफ़ी बेटर हो गया है। मेरा नाम सुप्रीति है, मैं यहीं से हूँ, पटना से। आप लोगों ने सुना ये जुवेनाइल नेजल एंजियोफाइब्रोमा, ये इस ट्यूमर का नाम है। नॉर्मली ये छोटे बच्चों में 10 साल 12 साल से लेकर के 25-30 साल के बीच में होता है, और हम लोग इसी तरह के सिम्टम के साथ ही पेशेंट को देख पाते हैं। पेशेंट के नाक और मुंह से लगातार ब्लीडिंग होती है और कंट्रोल नहीं हो पाता है। सर में दर्द, नाक में दर्द, गले में दिक्कत, खाने पीने में दिक्कत, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। पेशेंट को इंडोस्कोपी करके हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ब्लीडिंग है, एक किस तरह का ट्यूमर है। सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों करवाया जाता है ताकि समझ में आ जाए कि किस तरह का पेशेंट है, किस तरह की बीमारी है। और सबसे जरूरी चीज ये है जो मैं मैसेज देना चाहूँगा अपने ईएनटी फैटर्निटी और बाकी जूनियर कलीग्स और दूसरे डॉक्टरों को, कि जब भी हम सस्पेक्ट करते हैं कि नेजल एंजियोफाइब्रोमा है, इसका बायोप्सी अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज एक बार यदि आपने बायोप्सी लेने के लिए उसका टुकड़ा निकालने का कोशिश किया, वो इतना ब्लीड करेगा जो आपके कंट्रोल से बाहर होगा। रीजन, अभी मैं एंजियोफाइब्रोमा के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये ट्यूमर इस तरह का ट्यूमर होता है जो मेन जो खून की नली कैरोटिड आर्टरी होती है, इसके ब्रांचेस होते हैं, उसमें इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी या एसेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, इसके ब्रांचेस से वो ट्यूमर बनकर निकलता है, और ये नाक और नाक के साइनस वाले हिस्से से होते हुए गले में आकर के लटकता है। सो ऐसे ट्यूमर का बायोप्सी लेने का मतलब आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, पेशेंट को कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत जरूरी है कि नॉर्मली अमूमन लोगों के बीच में ये भ्रांति होती है कि ट्यूमर है, कैंसर है, तो बायोप्सी पहले करना जरूरी है, उसके बाद ही सर्जरी करना चाहिए, है ना मैडम? जी। सो ये बोल रहा हूँ कि बायोप्सी ऐसे पेशेंट का नहीं जरूरी है, और इसलिए पेशेंट और उनके अटेंडेंट को काउंसलिंग जरूरी है, उनको कॉन्फिडेंस लेना जरूरी है कि ये एंजियोफाइब्रोमा है, इसका पूरा का पूरा मैं सर्जरी करूंगा। दोनों पेशेंट के बारे में यही कहानी थी कि दोनों को समझाया गया है, और जब सर्जरी किया गया है तो ये भी बताया गया है कि सर्जरी को मैं पूरा का पूरा ट्यूमर एक साथ ही निकालूंगा। इसलिए इनके अटेंडेंट को मैंने समझाया था कि ये सर्जरी में नाक का हिस्सा बड़ा हो जाएगा, दूरबीन से करेंगे, कोबुलेटर सर्जरी का इस्तेमाल होगा जिससे हम ज्यादा अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, अलग अलग तरह का ड्रिल का यूज होगा। ये सारा चीजें करने के बाद पेशेंट का हम एक साथ ही सारा ट्यूमर निकालेंगे और उसका बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है, नाक का हिस्सा बड़ा हो जाएगा। आज के डेट में दोनों सर्जरी हुई है। इम्तियाज अली को मुझे दूसरी बार सर्जरी में भी लेना पड़ा है, और हमने उसका सारा कुछ बहुत अच्छे से निकाल रखा है। हर साहब अपने बारे में बताओ, अपनी बीमारी के बारे में बताओ, और सर्जरी के दौरान जो दिक्कतें हुई उसके बारे में बताओ। मेरे को सर्जरी में तो ज़्यादा परेशानी हुई नहीं, यहाँ सब कुछ सही से हुआ, और आपसे बात करने में भी आसानी होती है, आप सब कुछ अच्छे से समझा भी देते हैं, इसके कारण जितना भी डाउट था हमारा और मेरा, वो सब क्लियर हो गया। मैं बताना चाहूँगा कि हर्ष की सर्जरी काफ़ी एक्सटेंसिव थी, और इसका एंजियोफाइब्रोमा नाक और गले का जो हिस्सा होता है नेजोफेरिंग्स, वहाँ पर भी पूरी तरह अटका हुआ था। उसके साथ स्फेनॉइड साइनस, इथमॉइड में और स्कल बेस रूट में भी था। इस सर्जरी के दौरान हमें कुछ नसें भी हटानी पड़ी है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ तरह की दिक्कतें होगी, लेकिन भगवान का बहुत शुक्र है कि इस तरह की सर्जरी के बाद भी
मास्टर हर्ष को कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं हो रही है, जिसके बारे में हमने इसको काउंसलिंग भी किया था। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हर्ष को इस तरह की कोई भी दिक्कतें नहीं है और मेरा पेशेंट बहुत अच्छा कर रहा है। थैंक यू। मास्टर इम्तियाज हमारा बहुत ही पुराना और बहुत अच्छा पेशेंट है और हमेशा खुश रहता है। और सर्जरी के दौरान भी इसकी कंप्लेन थी कि मुझे चिकन खाने को मिला जाए। तो बेटा, आपको सर्जरी के दौरान जितनी भी दिक्कतें होती रही है आप बताओ, और बताओ भी सर्जरी के बाद कितना ठीक हो। जी सर, मुझको तो पहले सर्जरी के टाइम कोई दिक्कत नहीं हुई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ अच्छा से बातचीत होती है, सर भी अच्छा से समझाते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ 7th में भी पढ़ता हूँ। मुझे काफ़ी ब्लडिंग हो रही थी, कोई डॉक्टर कंट्रोल कर नहीं पाए, लेकिन जितेंद्र सर ने हमको ठीक कर दिया बिल्कुल। हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छा है। मैं आम लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि एंजियोफाइब्रोमा एक ट्यूमर है, इसको कैंसर नहीं बोलेंगे हम लोग, ये एक बिनाइन ट्यूमर है और इसकी अच्छी सी सर्जरी हो जाए, यही इसका इलाज है। पहचानने के कुछ तरीके आप लोगों के मन में होने चाहिए कि कैसे पहचान सकते हैं कि एंजियोफाइब्रोमा हो सकता है। एज वाइज 12-15 साल के बच्चे से लेके 25 साल तक के बच्चों के बीच में क्या लगातार खून नाक से आ रहा है जो रूटीन चीजों, रूटीन दवाइयों से, रूटीन इलाज से ठीक नहीं हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल ही कान नाक गला ENT के किसी अच्छे डॉक्टर से मिले। एक इंडोस्कोपी की जरूरी होगी ताकि समझ में आए कि कुछ ट्यूमर जैसा दिख रहा है कि नहीं। नॉर्मली ट्यूमर थोड़ा बड़ा होता है तो दिख जाता है, कोई शंका होती है हम CT स्कैन या MRI करवाते हैं ताकि हमें और ज़्यादा पता चल जाए। सर्जरी से डरे नहीं। सर्जरी के दौरान हम लोग कुछ अलग अलग तरह का दवाइयाँ भी देते हैं, इम्बुलाइजेशन उसको बोला जाता है। और ये हमारे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो नस के थ्रू उस आर्टरी को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो। सर्जरी में हम लोग बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही उम्दा अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे पास होते हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। उसमें हमारे पास अच्छे कैमरा, कोबुलेटर, जिससे हम लोग सर्जरी अच्छे तरीके से कर सकें, ब्लीडिंग कम से कम हो। न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, जिससे हम ये समझ पाएँ कि ट्यूमर कहाँ तक है, बोन के पीछे है, उसको फाइंड आउट करके हम उसको पीछे जा करके तक हम सर्जरी कर सकें। डिब्राइडर ड्रिल होते हैं जिससे हम बोन वाले पीस को हम लोग तोड़ करके नीचे के हिस्से को भी हम जा सकेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ और जो इम्बुलाइजेशन के हेल्प से हम इस तरह के ट्यूमर को बहुत अच्छे से डील करने में सक्षम हैं। मैम और जो है सर आए हैं, इन दोनों से मेरा ये सवाल है कि आपको इस फोरम में कुछ आम लोगों को बताना हो या मुझसे कुछ सवाल है तो आप। इसे मैं पूछना ही चाहता हूँ कि जब इसको पहली बार ब्लीडिंग आई थी तो बहुत लोग बोला कि साइनस है, तो हमें जानना चाहते हैं कि साइनस और ट्यूमर में फ़र्क क्या है, साइनस क्या है और ट्यूमर क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। एक तो साइनस नॉर्मली छोटे बच्चों में, ये 15 साल से 25 साल वाले बच्चों में कम पाए जाते हैं, होते हैं पर कम पाए जाते हैं। दूसरा, जब आप किसी इंडोस्कोपिक ENT सर्जन से जब आप मिलेंगे, दूरबीन से देखा जाएगा तो उसमें हम लोग को देखने से पता चल जाता है। जब भी हमने दूरबीन से देखा था तो आपको सामने में दिखाया भी है। तो साइनस का जो मांस होता है वो सफेद पॉलिप जैसा, अंगूर जैसा दिखेगा और ऊपर की तरफ वाली जगह में दिखेगा। जो एंजियोफाइब्रोमा का जो ट्यूमर होता है वो नॉर्मली नाक और गले के बीच वाले हिस्से में, नासोफेरिंक्स में, वहां पे पाया जाता है, वहां पे दिखता है और वो नॉर्मली एक साइनस से निकलता हुआ दिखेगा, लेकिन वो सफेद जैसा नहीं दिखेगा, वो लाल टमाटर जैसा दिखेगा, वो ब्लड वेसल जैसा दिखेगा, वो लगेगा कि रंग लाल है, खून जैसा है। और इसको देख करके हम लोग को एक अंदाजा होता है कि ये साइनस का मांस नहीं है, क्यों ये कुछ अलग है, ट्यूमर है। और बाकी हम लोग फिर CT स्कैन या MRI करवाते हैं तो हमें। जी सर, बिल्कुल इसी तरह का दूरबीन में दिखा भी हमको। ठीक। एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये ट्यूमर का कुछ रिकरेंस का चांस होता है। सो आप लोग सबसे, और बाकी आम मैसेज में भी ये है कि फॉलो अप जरूरी है। फॉलो अप जरूरी है। आप साल में एक बार पेशेंट को जरूर लेकर के आए। कब तक? अगले 15 सालों तक।
सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि पहले दिखा चुकी हूँ कई डॉक्टरों को, जब वो बोलते थे कि सर्जरी के बाद भी 50% चांसेस रहेंगे दोबारा होने के। तो आपकी तरफ से जैसे हमको कॉन्फिडेंस मिला कि आपने बोला, मेरी तरफ से पूरा कॉन्फिडेंस दीजिए कि ज्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, 20% रहेंगे। उस चीज को देख के मेरे को बहुत संतुष्टि मिली, जिसके कारण मुझे यहाँ ऑपरेशन कराने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। आगे चल के अगर कोई सिम्टम्स वगैरह जैसे होंगे तो यही होंगे जैसे पहले थे, या कुछ चेंजेस भी आएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहूँगा इस आपके बच्चे के सर्जरी और इसके सर्जरी के बारे में कि 50% 80% वाला कुछ कहीं नहीं है। जी। इसमें कहीं कोई रिकरेंस नहीं छूटा हुआ है। जी। और इसके केस में हमें दोबारा केस को लेना पड़ा था क्योंकि आधा से 12 सेंटीमीटर के आसपास का छूटा हुआ था और हमने दोबारा लेकर के दोबारा इस सर्जरी को कंप्लीट किया है। इसमें न्यूरो नेविगेशन सिस्टम भी यूज किया गया था। सो सर्जरी कंप्लीट है, उसमें 1% का भी कुछ छूटा हुआ चीजें नहीं है। आगे आने का डर 1 से 2% होगा और जब आएगा तो इसी तरह की चीजें होगी कि नाक और पीछे के हिस्से में भारीपन लगेगा और कुछ ब्लीडिंग जैसा होगा। तो बीच बीच में हम देखते रहेंगे तो हमें वो पकड़ में आएगा। सर एक सवाल और, जैसे आप बोल रहे हैं ब्लीडिंग होगा, क्योंकि इसके पहले जो हुआ था, अभी ऑपरेशन से पहले जो अब हुआ था, पहले इसका हमको पता नहीं चला था कभी भी, अचानक से ब्लीडिंग हुआ था और वो भी इतना हैवी ब्लीडिंग हुआ था कि ऐसा लग रहा था कुछ नस वस फट गई हो या कुछ हो गया हो, रुक नहीं रहा था। जैसे गांव के लोग कहते हैं ना, जैसे नाक में से नक्की चलने लगी, वैसा वाला। तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो तो पता भी चल जाए, अचानक से हो तो फिर कैसे इंसान पता करे? मैम जब भी इस तरह की ब्लीडिंग होगी एंजियोफाइब्रोमा की, हमेशा ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। शुरू में हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी करके आए, लेकिन एक्चुअली जब मास जब बढ़ जाएगा और उसके फटने से जब ब्लीडिंग ऐसा होगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो आपको फॉलोअप में रहना है और कंसल्ट में रहना है, और बाकी हम लोग को तरीके पता है ताकि हम इस ब्लीडिंग को भी ढंग से रोक सके, आगे फॉलोअप में देख सके और कुछ ऐसा दिक्कत हो तो उसको अच्छे से मैनेज कर सके। मैम अभी हर्ष और आपके परिवार की तरफ से इस एंजियोफाइब्रोमा जिसकी सर्जरी यहाँ पे हुई है और मेदांता में हम लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में आप जो कुछ भी बताना चाहेंगे वो आम पब्लिक को और हमारे को समझ में आएगा, आप बताएं। जी नमस्कार। जो प्रॉब्लम थी वो नोज से ब्लीडिंग वगैरह आती थी, हमने कई डॉक्टरों को दिखाया बट कुछ फर्क नहीं नजर आया। तो हमको फिर मेदांता के बारे में पता चला, उन लोगों ने फिर हमको यहाँ पे भेजा। तो हम जो माँ बाप के अंदर जो संतुष्टि नहीं मिलती है डॉक्टरों से बात करने के बाद भी, वो चीज़ हमको सर से बात करने के बाद मिली। तो जितना हमको कॉन्फिडेंस आया वो सर से बात करने के बाद आया कि हम ऑपरेशन करा सकते हैं। अभी सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक है? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मास्टर इम्तियाज अली की तरफ से इसके बीमारी को बारे में आप बच्चे की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से मेदांता में जो हम लोगों ने इसकी सर्जरी की और जो सेवा की उसके बारे में बताएंगे। जी, मैं पब्लिक के मैसेज देना चाहता हूँ कि नाक से जब भी ब्लीडिंग आए तो साइनस समझ के उसको नहीं छोड़ा जाए। हमने भी यही गलती किया, जब इसके नाक से जब पहली बार ब्लीडिंग आई थी तो कई लोग साइनस बोल के हमने भी लापरवाही किया और इसको लेकर मैं 3-4 से 5 महीना परेशान रहा। लेकिन नाक से जब भी ब्लीडिंग आए तो फ़ौरन ENT के डॉक्टर से मिले कहीं भी आप, और फ़ौरन दिखाएं कि कहीं साइनस या ट्यूमर तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि ट्यूमर रहता है लेकिन साइनस समझ के आदमी लापरवाही कर देता है, जो आगे चल के काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे इस तरह की सर्जरी करने का मौका दिया और हम अच्छा कर पा रहे हैं। बाकी लोगों के लिए भी, हमारे कलीग, दूसरे आम जनता के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि एंजियोफाइब्रोमा ऐसा केस है जिसकी सर्जरी अच्छे से की जा सकती है और हम लोग यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं और कोशिश करके जितने भी एक्सटेंसिव सर्जरी हो एंजियोफाइब्रोमा का, विथ बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट के साथ हम यहाँ पे अच्छे से सर्जरी के लिए सक्षम हैं।
ऐसे किसी भी पेशेंट का जो यंग एज ग्रुप में हो, जिसको नाक से खून आने की शिकायत हो रही हो, उसको आइडेंटिफाई करें, इंडोस्कोपी करें। यदि डाउट लगता है तो सीटी और एमआरआई करें। यदि लगता है कि कुछ ऐसा ट्यूमर जैसा है जो नाक के ऊपर के हिस्से की तरफ नहीं है बल्कि नीचे की तरफ है, सफ़ेद साइनस की तरह का मांस नहीं है, लाल लाल मांस की तरह है, तो ऐसे ट्यूमर को एंजियोफाइब्रोमा सस्पेक्ट करके हम लोग को उस पर एग्रेसिव तरीके से इलाज की ज़रूरत होनी चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होनी चाहिए और वेदांता या और सक्षम जो भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ऐसे पेशेंट्स का इलाज तरीके से होने की ज़रूरत है। सो मैं बाकी सभी को ये बताना चाहूँगा कि छोटे बच्चे से नाक से खून बहने की शिकायत को बहुत ही हल्के में ना लें। बड़े लोगों को नाक से आने की जो खून होती है उसमें हम साइनस वाली चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में नाक से खून आने की जो शिकायत है उसमें एंजियोफाइब्रोमा एक कॉमन और बहुत ही डेंजरस बीमारी है। सो इसको हम लोग को समय रहते पकड़ में आने से, ज़्यादा बड़े होने से पहले टाइमली अच्छी सर्जरी करके अच्छे से निश्चिंत हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।